हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी IQ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लासों में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, उसमें जिसका नाम था खनिज एवं शक्ति संसाधन। उसमें हमने खनिज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। बाकी जो शेष टॉपिक रह गया था वह आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शक्ति संसाधन को। ये देखेंगे कि क्या होता है या इसका हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व होता है, ये हम जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी मेंबर देख रहे हैं इस वीडियो को, जो नए मेंबर हैं, वह प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी हम नए वीडियो को अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाकी अगर कोई भी वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो देखते हैं कि शक्ति संसाधन क्या होता है। जैसा कि बात करें कि अभी ये जो ऋतु चल रही है, शीत ऋतु चल रही है, जिसमें कि ठंडी की अनुभूति अधिक होती है। इस समय लोग क्या करते हैं कि पानी को गर्म करने के लिए गीजर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पानी को हीट किया जाता है और वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उससे करते हैं। तो ये जो हीट होता है ये किस प्रकार होता है, आपने देखा होगा कि कपड़े को हम प्रेस करते हैं, वह जो कपड़ा हीट के द्वारा हम उसको प्रेस करते हैं, तो वह हीट कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से उसको प्राप्त हो रहा है ये उष्मा। तो यह सब का सोर्स क्या है? तो ये सब का सोर्स हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम शक्ति संसाधनों से ही कर रहे हैं, जो कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर जगह आप देखेंगे कि बिजली का हम यूज़ कर रहे हैं, लाइटों के प्रयोग के रूप में, प्रकाश के रूप में, और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हम इसी से कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम खाना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका? इन बिजली का उपयोग, यानी कि इलेक्ट्रिक का उपयोग। तो यह हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अगर हम बात करें कि अलग सेक्टर में, तो यह हमारे लिए उद्योग में इम्पॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। कृषि में, यानी कि एग्रीकल्चर में, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी यह अत्यधिक आवश्यक हो जाती हैं। लेकिन यह ऊर्जा जो संसाधन है इसके विस्तृत रूप है, यानी कि बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में इसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन इनको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक होता है परंपरागत, यानी कि जो हम बहुत पहले से यूज करते चले आ रहे हैं अपने जीवन में। दूसरा होता है गैर परंपरागत संसाधन, यानी कि जो हम कुछ ही समय पहले, मतलब कुछ समय कहने का मतलब है कुछ वर्षों पहले, यानी कि लगभग 20-25 वर्ष, 30 वर्ष, इस तरह से मान सकते हैं। कुछ कहने का मतलब यह तात्पर्य है, ठीक है। तो ये हम दो भागों में इसको देख के पढ़ते हैं। एक तो होता है परंपरागत संसाधन होता है और दूसरा होता है गैर परंपरागत संसाधन। तो जो है परंपरागत संसाधन के स्रोत क्या है, इसको हम देखते हैं। तो परंपरागत संसाधन या फिर स्रोत होता क्या है, ये हमें जानना आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, पहले ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय तक समान उपयोग के रूप में लाए जाते हैं, यानी कि लंबे समय से उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो वह क्या होता है? परंपरागत स्रोत होता है। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत स्रोत के दो उदाहरण, यानी कि आप देखते होंगे कि कोयला क्या है, हम बहुत लंबे समय से उसका यूज करते चले आ रहे हैं। पेट्रोलियम भी क्या है, इसका भी हम बहुत लंबे समय तक उपयोग करते चले आ रहे हैं। अभी तक इसका हम उपयोग अभी भी अपने जीवन में करते चले आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? यह परंपरागत स्रोत हुआ। तो अब उसके बाद देखते हैं ईंधन क्या है। तो ईंधन, इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? तो जैसे खाना पकाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ठंडी का मौसम आ गया, अब लोग कमरे को हीट करने के लिए क्या करते हैं? हीटर का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हो गया? ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। तो यह यहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और बाकी आगे हम देखते हैं कि ग्रामीण द्वारा उपयोग की जाने वाली 50% से भी अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कुछ एक चार्ट बनाया गया है, इसको हम देख लेते हैं। खनिज तेल क्या है और प्राकृतिक गैस, इनसे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खनिज जो तेल है, इससे हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। तो जैसे कि आसानी से परिवहनीय है, जैसे कि मतलब जो तेल निकाला जाता है जहाँ से, इसका जो सोर्स होता है, वहाँ से इसको अच्छे से आसानी के तरीके से किसी टैंकर में भर कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, यानी कि इसे को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। दूसरा आता है पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार। उसके बाद इसका हानि क्या होती है, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्राकृतिक गैस से क्या लाभ होता है।
हमने तो खनिज तेल से लाभ को देख लिया और उसके बाद हम देखेंगे इस प्राकृतिक जो गैस है इससे क्या लाभ होता है। यह क्या होता है, यह भी आसानी से परिवहनीय है, यानी कि पाइपलाइनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसको ले जाते हैं। उसके बाद जो तेल और कोयले से जो अधिक स्वच्छ होता है, यानी कि जो तेल और कोयला यानी कि जो पेट्रोलियम तेल का यूज करते हैं और कोयले का यूज करते हैं, जो इससे हमें ईंधन की प्राप्त होती है, जो ऊष्मा की प्राप्त होती है, जो यह प्राकृतिक गैस उससे कहीं अधिक स्वच्छ की प्राप्ति होती है, मतलब कि यह कम जो हमारे पर्यावरण को दूषित करती है। और ये आप देख सकते हैं यह तेल से सस्ती भी होती है, तो ये इस प्रकार यह हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें कई प्रकार के हानि का सामना करना पड़ता है, जैसे कि देख सकते हैं कि तेल अतिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो जाता है। जब वातावरण में या फिर हम बोले कि अगर तेल जो है जल की सतह पे अगर थोड़ा सा भी रिसाव होने का कारण फैल जाता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी हानि देखने को मिल जाती है। वहाँ पे जो जल में निवास करने वाले जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनकी कभी कभी देखते हैं कि मृत्यु हो जाती है। और जो मछलियाँ होती हैं ऊपर जल के ऊपरी सतह पर तैरने लगती है मरने के कारण। इस प्रकार आप देखेंगे कि निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें जब निकलती हैं तो वह वायुमंडल में जाती हैं। वायुमंडल में क्या करती हैं, अम्लीय गैसों का निर्माण करती हैं। उसके बाद आप देखते हैं नए ईंधन का अन्वेषण आसानी से नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, इसके कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले ईंधन देखते हैं, उसके बाद कोयला। तो ईंधन से क्या लाभ है, यह अत्यधिक सुप्राय है, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा इसका ऊर्जा का जो प्रदान करती है यह ऊर्जा। इससे कौन सी हानि होती है, तो संग्राहक में अत्यधिक समय का उपयोग लगता है। प्रदूषक फैलाने वाला ईंधन जब जलाएंगे किसी चीज़ को तो वह क्या करता है, प्रदूषण यानी कि धुएं के रूप में प्रदूषित करता है वातावरण को। जो हरित गृह प्रवाह है इनमें वृद्धि होती है और निर्वनीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कोयला जो है, कोयला का हम यूज़ करते हैं, इससे क्या लाभ होता है और इससे क्या हानि होती है। तो विस्तृत रूप से यह जो उपलब्ध है, यह जो विस्तृत रूप से मतलब कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसकी भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए, यानी कि बिजली के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका लाभ देख सकते हैं। और स्टील प्लांट में भी इसका यूज़ करते हैं, जो कि कोकिंग कोयला का जो यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम स्टील प्लांट के रूप में मतलब इसको उत्पादित करने के रूप में हम करते हैं। इसकी हानि क्या होती है, तो प्रदूषण आपको देखने को मिल जाएगा अधिक होता है, परिवहन के लिए भारी होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जल विद्युत। इससे क्या यानी कि जो जल के द्वारा हम विद्युत का निर्माण करते हैं, इससे क्या लाभ होता है, हानि इससे क्या होती है। आप देखेंगे कि जल के द्वारा जब विद्युत उत्पन्न किया जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं ज्वार भाटा जब आता है, ज्वार आता है, तो ज्वार का गुण क्या होता है, जल जो ऊपर आता है उठता है, उसके बाद जब भाटा के रूप में नीचे गिरता है और पीछे खिसकता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ पे जो उठता हुआ जल होता है उसके द्वारा हम बिजली का निर्माण करते हैं। उसको टरबाइन की पंक्तियों पे गिरा के उससे विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो इससे लाभ क्या होता है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा, यह प्रदूषण मुक्त होता है, मतलब कि यहाँ से इससे प्रदूषण कोई नहीं होता है। इसका उपयोग हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं, मत्स्य को बढ़ावा यानी कि मछली पालन कर सकते हैं। और यह अत्यधिक सस्ता होता है क्योंकि यह ज्वार के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इससे हानि क्या होती है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है, यानी कि जो वहाँ पे लोग निवास करते हैं, इनको इस विद्युत उत्पादन के लिए वहाँ के लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है, हटाया जाता है, यानी कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ जाता है। तो यह हानि हो जाती है। निम्न क्षेत्रों का जलप्लावन होता है, यानी कि जहाँ पे जो ढलान वाले क्षेत्रों में लोगों का निवास है, वहाँ पे आप देखते हैं कि जल अत्यधिक वहाँ पे जल प्लावित हो जाता है, मतलब कि जल जमाव अधिक हो जाता है, तो यह उनको खतरा हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो ये स्थापित किया जाता है, यह अत्यधिक खर्चा इनमें खर्चीला होता है, यानी कि इनमें खर्चा बहुत आता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और बड़ी समस्या आपको देखने को मिल जाती है कि जब ये ज्वार आता है तो ज्वार अपने साथ मछलियों को भी लेके उठा देता है, मतलब जो भी छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं इनके साथ वह भी जल की तीव्रता अधिक होने के कारण यहाँ पे मछलियाँ और कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं, जली पेड़ पौधे जो होते हैं, इनके साथ उठते हैं। और यह भी जब उनसे जाके टकराते हैं, जो टरबाइन की पंखुड़ियाँ होती हैं उनसे तो टकराते हैं, तो क्या होता है, इनसे जो मछलियाँ भी टकराएंगी ना इनके साथ,
तो इनको खतरा का सामना करना पड़ जाता है। तो यह भी एक विशेष प्रकार की हानि है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं यह जो जीवाश्म ईंधन है यह बना कैसे। तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधे जो हैं, पौधों जानवरों को अवशेषों से जब लगभग लाखों वर्षों के बाद यह धरती के अंदर क्या हुए, दब गए। दबने के लाखों करोड़ों वर्ष बाद अत्यधिक ताप और दाब के कारण यह क्या हुए, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। इन्हीं को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। जो पेड़ पौधे थे वे जो दबे हुए कोयला में परिवर्तित हुए, और जो जानवर के अवशेष थे तो वो इनसे क्या हुआ, उनसे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तो उससे पेट्रोलियम निकालने से पहले तो सबसे पहले प्राकृतिक गैस निकलती है, ठीक है। उसके बाद हम पेट्रोलियम को निकालते हैं। तो इसका मुख्य स्रोत क्या हो गया, ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है। उसके बाद इन खनिजों का जो भंडार है सीमित है, यानी कि जो हम इसका यूज करते हैं यह सीमित है। आने वाले में इसका हम अगर लगातार यूज़ करते चले गए तो वह धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे चली जाएंगी। क्योंकि जो लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु दबे थे वह क्या हुए, अब वह तो उतना ही थे, लेकिन इनको बनाने में भी अधिक समय लगता है। जो कि इनका हम फिर से इसका अगर उपयोग करना चाहें तो इनके निर्माण में बहुत अधिक समय लग जाएगा, जो कि हमारे लिए यह संभव नहीं होता है, यानी कि कारगर विधि नहीं है कि इनको हम दोबारा उत्पन्न कर सकें। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोयला के रूप में। कोयला क्या है, तो ये आप देख सकते हैं कि यह जीवाश्मी ईंधन होता है, यानी कि जीवाश्मों के द्वारा यह बना हुआ है। इसका उपयोग हम घरेलू ईंधन, उद्योग, लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। कोयले से जो प्राप्त विद्युत को उसको हम कहते हैं तापीय ऊर्जा, ठीक है। कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व जो फर्न और दलदली वाले क्षेत्रों में पृथ्वी के परतों में दबने से बना है, यानी कि फर्न सबसे जो पेड़ पौधे इन सबके दबने से पृथ्वी की सतह के नीचे दबने से इनका निर्माण हुआ। इसलिए कोयला को क्या कहते हैं, अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्व में सबसे ज़्यादा सबसे आगे वाला देश कौन है जो कि कोयले का उत्पादन करता है, तो आप देख सकते हैं चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है, और उसके बाद जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक वाले राज्य में हम देखें तो कौन सा राज्य आता है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड का यहाँ पे देखेंगे रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया है, धनबाद है, बोकारो झारखंड में है। तो यह तो हमने पढ़ लिया कोयले के बारे में, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोयला कितने प्रकार होते हैं, और ये जो कोयला होता है तो यह कोयला कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा उसका नाम है, और सबसे अच्छा कौन सा कोयला होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप इसको बताइए। इसके बाद हम देखते हैं आगे पेट्रोलियम वाला टॉपिक। पेट्रोलियम क्या होता है, तो यह भी एक जीवाश्मी ईंधन है जो कि जीवाश्म के द्वारा हमने प्राप्त किया था। इससे क्या होता है, हम विभिन्न प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल से जो बाइक होती है वह चलती है। उसके बाद आप देखते हैं यह कहाँ से उत्पन्न होता है, यानी कि अपतटीय वाला एवं तटीय यानी कोस्टल एरिया वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ से हम इस तेल को निकालते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम को जो हम निकालते हैं तो वहाँ से विभिन्न प्रकार के हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखते हैं वहीं से हमें जब पेट्रोलियम निकालते हैं तो शोधित करके हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्राप्त करते हैं। जैसे डीजल निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, मिट्टी का तेल निकाला जाता है, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक, इन सब का यूज हम क्या करते हैं, इन सब को निकालते हैं जब पेट्रोलियम को, तो ये सब भी इसी के साथ हमें प्राप्त होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, शोधित करके हम इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं और जिसका जिस प्रकार का उपयोग है उसी के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम जो होता है और इनसे जो बने उत्पादों को हम काला सोना कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो आप इसको बता सकते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक जो देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, यानी कि आप देख सकते हैं जो ईरान जो अरब वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम निकाला जाता है। यानी कि यहाँ पे पानी की तो बहुत कमी है, लेकिन पानी के रूप जितना हम यहाँ अपने देशों में पानी का उत्पादन करते हैं, मतलब जो पानी हमारे देश में जितना है उतना जो यहाँ पे
सऊदी अरब हुआ, इराक, ईरान, इन सब में वहाँ पे देखते हैं कि जो पेट्रोलियम अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इन्हीं के कारण वहाँ जो वह देश है अत्यधिक धनी देश कहा जाता है। कौन कौन से देश है? ईरान है, इराक, सऊदी अरब, कतर। इन सब जो देश हैं ये अत्यधिक धनी होते हैं इनके मामले में, पेट्रोलियम के मामले में। यह जो आप देखेंगे कि यह जो रेगिस्तान है जहाँ पे सऊदी अरब इस सब की स्थिति है, तो यह पहले यहाँ पे नदियाँ बहती थीं, यहाँ पे पहले हरा भरा क्षेत्र था, लेकिन बाद में यह जाके यह रेगिस्तानी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। इसके बहुत कारक हैं, लेकिन इसका यहाँ पे हमें कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आगे हम देखते हैं इसके अलावा अन्य कौन से देश है। तो USA है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला की स्थिति कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका मान लेते हैं यही वाला क्षेत्र है, तो इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वेनेजुएला। और अफ्रीका के भाग में देख सकते हैं अल्जीरिया वाला क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से पेट्रोलियम की उत्पादन अधिक किया जाता है। आप भारत में अगर हम भारत की बात करें तो असम का डिगबोई क्षेत्र है, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टाई वाले क्षेत्रों से निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस। यह क्या होता है? तो यह भी क्या है, यह भी जीवाश्म ईंधन है, जो कि पेट्रोलियम जहाँ पे पाया जाता है उन्हीं के निक्षेपों के स्थान पे इसकी भी उपस्थिति पाई जाती है। और यह जो तेल होता है, यह तेल जो गैस होता है, यह तेल के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। इस कारण सबसे पहले हम इसको जब पेट्रोलियम निकालते हैं तो सबसे पहले हम जो प्राकृतिक गैस निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी पात्र में, यानी किसी टैंक में। उसको हम डायरेक्ट उद्योगों में सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम जो पेट्रोलियम होता है उसको निकालते हैं। इसका उपयोग आप देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। घरेलू ईंधनों में करते हैं, वाणिज्यिक ईंधन के रूप में करते हैं। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड जो प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं ये, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे भारत में जैसलमेर कहाँ पे? राजस्थान में कृष्णा गोदावरी जो डेल्टाई क्षेत्र है। त्रिपुरा जो कि जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ये है। उसके बाद मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र हैं जहाँ से हम प्राकृतिक गैसों का उत्पादन करते हैं, मतलब कि उसको निकालते हैं। विश्व के बहुत कम देशों में प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। हमारे द्वारा जो जीवाश्म ईंधन का उपभोग किया जा रहा है अत्यधिक तीव्रता से की जा रही है, मतलब कि इसका उपभोग अधिक किया जा रहा है, जिससे कि इससे ख़त्म होने की संभावना अधिक हो जाती है, जो कि एक चिंता का विषय है। इन ईंधनों को जलाने से निकलने वाले जो विषैले प्रदूषक होते हैं यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि आज के समय में क्लाइमेट चेंज जो कि पूरे दुनिया में यह एक हेडलाइन के रूप में चर्चित हो गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन यही जो हमारे द्वारा जो विषैले यानी कि जो नेचुरल जो गैस है इसका उपयोग किया जा रहा है, पेट्रोलियम का उपयोग किया जा रहा है, कोयले का उपयोग किया जा रहा है, इनसे सबसे क्या हो रहा है कि प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जल विद्युत वाला क्षेत्र आ गया, जल विद्युत वाला टॉपिक। अब इसको हम देखते हैं। तो जल विद्युत यह कैसे निर्माण किया जाता है हम यहाँ पे देखते हैं। वर्षा में जो जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के बाद, यानी कि जो नदी अगर ऊंचाई पे बह रही है और नीचे की ढलानों की तरफ गिरती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, इनके पाइप के अंदर जो है, पाइप के द्वारा बहता हुआ जो जल नीचे की तरफ टरबाइन से ऊपर गिरता है। टरबाइन की जब ऊपर गिरता है तो वहाँ पे जो टरबाइन की पंखियाँ होती है घूमने लगती हैं। घूमने के कारण युवक क्या होता है कि बिजली उत्पन्न करते हैं, जिससे कि उसको हम स्टोर करते हैं। उसके बाद हम इसका सप्लाई करते हैं यहाँ से, तो बाकी लोग इसका उपभोग करते हैं, ठीक है, इन बिजली का। विश्व की ऊर्जा एक चौथाई हिस्सा जो होता है जल के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। विश्व में जो जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश है पराग्वे। कौन से
महाद्वीप में पड़ेगा। तो यह आपको देखने को मिल जाएगा, दक्षिण अमेरिका भी मिल जाएगा, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन, यहाँ पे इसको देखने को मिल जाएगा कि जो कि ये जल विद्युत द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो इसका जो आपको देखने को मिल जाएगा तो भाखड़ा नांगल बांध है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी जो है, इससे इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जल विद्युत का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है कि हमने तो अभी पढ़ा था परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं जो कि हम अभी मतलब जल्द से उसका उपयोग कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग, मतलब कि जैसे अभी हम उसका उपभोग कर रहे हैं, लगातार इसी तरह हम इसका उपभोग करते चले जाएंगे तो क्या होगा कि यह जो ईंधन होता है यह समाप्ति की कगार पे आ जाएगा। इसके अतिरिक्त इनका उपभोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है, यानी कि जब हम इसका उपभोग करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा पर्यावरण को भी यह दूषित करता है। इसलिए हम गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सब का उपयोग करना शुरू कर दिए, मतलब इनको अपने लाइफ में लाना शुरू कर दिए, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जिसकी हम आवश्यकता जो हमारी पूर्ति करता है। अगर पूछा जाए कि गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण क्या है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो से इनसे से जो भी हमें ऊर्जा की उत्पादकता की जाती है, यह क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। इसको हम नवीकरणीय स्रोत भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सौर ऊर्जा क्या है। तो जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है, इससे क्या करते हैं, इससे हम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा वो जो इलेक्ट्रिक के रूप में इनको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन इसका अनुभव तो किया जाता है, लेकिन जो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा होती है, सौर सेल विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले जैसे कि उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जो सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं हमें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है। यहाँ पे ये जो सौर पैनल है यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब कि यहाँ पे अधिक अच्छा देखा जा सकता है, इनका उपयोग अच्छा मात्रा में किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का जो उपयोग हम सौर तापक में करते हैं, सौर कुकर, सौर ड्रायल आदि के रूप में करते हैं और प्रकाश को प्राप्त करने के लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हम अभी पवन ऊर्जा के बारे में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो पवनों के द्वारा आपने देखा होगा कि जो पवन चक्कियाँ चलती हैं तो पवनों के द्वारा ही इनकी पत्तियाँ चलती हैं, घूमती हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं कि हम जो विद्युत का उत्पादित करते हैं, ठीक है। तो इससे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इससे कौन सा लाभ है। यह भी प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि हम तो इससे जो पवन चल रही उसके द्वारा तो इसको विद्युत में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इससे भी किसी प्रकार का जो प्रदूषण है नहीं होता है। एक बार अगर स्थापित हो जाए तो यहाँ पे विद्युत उत्पादन की लागत जो होती है कम हो जाती है, यानी कि जो भी खर्चा आएगा वह एक बार स्थापित करने में आएगा, फिर उसके बाद यह धीरे धीरे इसकी लागत जो हमें कम देखने को मिलती है। उसके बाद यह क्या सुरक्षित और साफ़ है। उसके बाद यह ध्वनि प्रदूषण, इससे हानि क्या होती है, तो यहाँ पे ध्वनि करती है, ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन चक्कियों का स्थापित करना महंगा होता है, यानी कि जो हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो यह अत्यधिक खर्चा आता है इसमें। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण में संकेतों में व्यवधान उत्पन्न करता है। पक्षियों के लिए हानिकारक, मान लीजिए पक्षियाँ उड़ती आ रही हैं और जो पवन चक्कियों को जो पंखुड़ियाँ हैं घूम रही हैं, और जो अगर पक्षी कोई आ रही है उसको दिखाई नहीं दिया तो क्या होगा, पक्षी उससे टकरा के उसके पंख कट जाती हैं, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह एक बड़ी समस्या हो जाती है पवन ऊर्जा को उत्पादित करने में। उसके बाद हम देखते हैं सौर ऊर्जा के लाभ और हानि क्या है।
तो जो सौर ऊर्जा असमाप्य है, क्यों? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वह असमाप्य है, मतलब समाप्त नहीं हो सकती। इसके कारण इसको हम लगातार अपने जीवन लाइफ में उसका उपयोग कर सकते हैं। यह भी प्रदूषण मुक्त है क्योंकि यह भी तो सूर्य के प्रकाश से ही इसका उत्पादन हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि यह हानि क्या है। तो यह आपको देखने को मिलेगा अत्यधिक खर्चा है, क्योंकि जब सौर पैनल का हम यूज़ करते हैं ना तो अत्यधिक महंगा पड़ जाता है, जिस कारण यहाँ पे देखते हैं खर्चा अधिक आता है। स्रोत के विस्तृत होने में ऊर्जा की बर्बादी होती है, ठीक है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा, यानी कि जो कि अभी हमने पढ़ा कि ज्वार के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है, यह भी प्रदूषण मुक्त होता है, असमाप्य होगा। जो वन्य जीव का आवास नष्ट होगा, जैसा कि अभी हमने बताया था, दोहन में कठिन होगा। उसके बाद हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा, जो कि हम आगे पढ़ सकते हैं इसको। तो जो परमाणु के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो यह क्या होता है, इसका लाभ क्या है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है। जब परमाणु ऊर्जा का विस्फोट करते हैं ना, तो वहाँ पे 2 से 4 से यूरेनियम का यूज करते हैं। यूरेनियम का गुण क्या होता है, जब इसको उत्पादित होता है ना, तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह के अणु मतलब बड़े होते चले जाते हैं। इससे कि हमें एक अणु का अगर हम यूज करें तो अभी हमें बहुत अधिक मात्रा में इसकी जो ऊर्जा होती है प्राप्त होती है। इससे हानि क्या होता है कि रेडियो एक्टिव जो व्यर्थ जो होता है, व्यर्थ को उत्पन्न करता है, यानी कि जो इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो जो कि इतना हमें उपभोग की आवश्यकता नहीं हो, तो क्या होगा, जितना तो हम उपभोग कर लिए तो वह तो उपभोग हो गया, बाकी जो एनर्जी बची क्या हो रहा है, व्यर्थ ही तो हो रहा है। तो यानी कि हमें जो उसको स्टोर करने का हमारे पास कोई मतलब कि उपचार नहीं है, तो क्या होगा, तो व्यर्थ ही तो होगा। इसके अलावा यह भी बहुत ही अधिक खर्चा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है बायोगैस। इसके लाभ और हानि क्या है ये हम देखते हैं। इससे क्या होगा, कम लागत होगी। क्यों? बायोगैस क्या होता है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उनको इकट्ठा करके कंपोज में उससे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। कम उपयोग में आसान होता है। जो जैव पदार्थ होता है उसका उपयोग करके हम बायोगैस का उत्पादन करते हैं। हानि क्या होती है, हरित गृह प्रभाव के कारण इसका हानि होती है, प्रभाव के कारण। और उसके बाद हम तापीय ऊर्जा, यानी कि जो आप देख सकते हैं कि जो भूमि के अंदर से जो हमें ताप जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है, वह क्या होता है, तापीय ऊर्जा उसको कहते हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा, कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पे जो ज़मीन का जो जल होता है वह क्या होता है, अत्यधिक हीट होता है। आप उत्तराखंड में देख सकते हैं कि कुछ ऐसा प्लेस है जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, जहाँ पे लोग पोटली बना के, चावल की पोटली बना के वहाँ पे डालते हैं, तो वह क्या होता है, चावल पक जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है, वहीं से भूतापीय ऊर्जा, मतलब कि वहीं से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रयास किया जा रहा है। तो वहाँ से जो हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं वह क्या, उससे क्या लाभ होता है, तो यह स्वच्छ होता है, पर्यावरण हितैषी होता है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल होता है, कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और यह क्या होता है, हर समय उपलब्ध होता है। और इसकी हानि क्या है, शहरों में बहुत दूर होता है, मतलब यह हर जगह इसकी आवश्यकता नहीं पाई जाती है। और यह क्या होता है, विद्युत वहन खर्चीला होता है। उसके बाद हम देखते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। इसके लाभ हानि तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यह होता क्या हम देख लेते हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा क्या होता है, असमाप्त स्रोत है, मतलब यह समाप्त नहीं हो सकता है। यह पवन चक्कियों का उपयोग करके, जैसे कि अनाजों को पीसने व जल निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। जब हवाएं तेज़ चलती हैं तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पवन की जो चक्कियाँ होती हैं घूमती तेज़ हैं, और वहाँ से जो विद्युत उत्पादन करने के लिए हम जनरेटर का यूज़ करते हैं, और इसी के द्वारा जो विद्युत उत्पादित होता है इसको हम स्टोर करते हैं और जगह जगह पे हम इसको सप्लाई कर देते हैं। तो यही है हमारा पवन ऊर्जा। उसके बाद आता है परमाणु ऊर्जा। यह क्या होता है, तो आप देखेंगे कि परमाणु ऊर्जा जो प्राकृतिक तौर पे हम जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में, तो वह उसी के द्वारा, जैसे यूरेनियम थोरियम में क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। यूरेनियम थोरियम के परमाणु के केंद्रक में ऊर्जा संग्रहित होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन जब इसका किया जाता है ना, तो वहाँ पे
तो विभिन्न प्रकार की जैसे कि ऊर्जा रिलीज होती है अधिक मात्रा में, इसी के द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है जो ये इसका उपयोग करते हैं, और यूरोप है। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल मात्रा में पाया जाता है, इसके निक्षेप पाए जाते हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है कि जो थोरियम होता है यह कहाँ पे पाया जाता है, तो केरल, अगर जो मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। यह क्वेश्चन कई जगह पूछ लिया गया है एग्ज़ाम में। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र यह क्या है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यह केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो जितना भी हम अभी लोकेशन बताएंगे इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में पूछा भी जा सकता है। जैसे कि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कलपक्कम क्या है, तमिलनाडु में कलपक्कम है, महाराष्ट्र में तारापुर है, राजस्थान में कोटा के निकट आपको देखने को मिल जाएगा राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, यह भी पूछ लिया गया था, कर्नाटक में कैगा। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, और आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, यानी कि जो पृथ्वी से, अभी जैसा कि हमने आपको बताया था, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होता है, यानी कि आप देखे होंगे। यह तापमान ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोत के रूप में भूतापीय ऊर्जा जैसे खाना पकाने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और नहाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस जो हैं, इन देशों में आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर, यहाँ पे देखिए ये जो गर्म जल है, गर्म जल यहाँ पे खौलता हुआ पानी है और यहाँ से भाप में निकल रही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि चावल की पोटरी बना के इसमें डालते हैं तो यह जो चावल होता है पक जाता है। इनका दार्शनिक स्थलों का रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। अगर भारत में बात करते हो भूतापीय जो ऊर्जा के जो संयंत्र जो क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है और लद्दाख में पूगा घाटी आपको देखने को मिल जाता है। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा इसका। उसके बाद आता है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हम देखते हैं कि ज्वार से जो उत्पन्न ऊर्जा को जो ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसी के द्वारा हम इसका उत्पादन करते हैं, तो इसी को कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। इनका ऊर्जा का जो विधोवन है, मतलब कि इसका जो उपयोग है वह समुद्र के सक्रिय मुहाने वाले बांध के निर्माण के रूप में हम किया जाता है। तो जो ज्वार ऊर्जा होता है, इनके द्वारा क्या करते हैं, बांधों का उपयोग करते हैं और वहाँ पे टरबाइन का यूज़ करके उसको जब हम इसका जल इस पर गिराते हैं तो इस टरबाइन की जो पंखुड़ियाँ होती हैं घूमती हैं, घूमने के कारण क्या होती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट कर देती हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखें कि रूस यहाँ पे जिसका उपयोग करता है, रूस है, फ्रांस है, भारत की कच्छ खाड़ी कहाँ पे आपको देखने को है, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान है। तो यह क्या हुआ, कच्छ की खाड़ी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है बायोगैस, जो कि जैविक अपशिष्ट जैसे कि अगर मृत पौधे यानी कि मरे हुए पौधे यानी फिर जो सड़े हुए पौधे, इनका उपयोग करते हैं। जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के लिए अपशिष्ट गैसीय ईंधन का उपयोग किया जाता है, इनको इसमें चेंज किया जाता है, इसके द्वारा इसका उपयोग करते हैं, इसी को कहते हैं बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जो बैक्टीरिया बायोगैस संयंत्र में इसको अपघटित करते हैं,
जब यह सड़ते हैं तो इनमें विभिन्न प्रकार की गैसें रिलीज करते हैं। मीथेन भी इसका यूज उत्पन्न करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, टैंक में इसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम इसका ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया ना कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है, इनका उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं हम? बायोगैस खाना पकाने के लिए करते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए सर्वोत्तम ईंधन है। यानी पहले के समय में इसका लोग बहुत यूज करते थे खाना पकाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे अभ्यास वाले क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 समान खनिजों के नाम बताइए। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों जो खनिज होते हैं, इनसे अयस्क समानता कहाँ पाए जाते हैं? प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेश के नाम बताइए, जो कि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। उसके बाद निम्न में से आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में? तो आप इसका बता सकते हैं। 5 तरीके बताइए जिससे कि आप घर के ऊर्जा को बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ आता है मल्टीपल क्वेश्चन। यह पूछा पहला कि कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उनका एक निश्चित संगठन होता है, और उसके बाद वे असमाप्य होते हैं, उनका वितरण असमान होता है, मतलब कि हर जगह अलग अलग पाया जाता है। तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको देखने को मिल जाएगा तीसरा। तो वे असमाप्य होते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये समाप्त हो सकते हैं। उसकी बात आता है विश्व में तांबे की अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको यह बताना है निम्नलिखित में से कौन से आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्वारा संरक्षित नहीं करेगी। कौन सा ऐसा उपयोग है? जैसे कि आप देखते हैं, पहला पकाने से पहले दाल को कुछ समय पहले के लिए भिगोना। इससे क्या जो हमारी पेट्रोलियम गैस है, उससे क्या इसकी बचत होगी? जी बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि पहले से अगर दाल भिगोया रहेगा तो जो गैस का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे खर्च कम हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना पकाना, जी बिल्कुल हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दाब अधिक लगेगा, प्रेशराइज अधिक होगा, यहाँ पे जो गैस होगा बचत होगा। पकाने के लिए गैस जलाने से पूरी सब्जी को काटना, जी बिल्कुल। खुली कढ़ाई से कम ज्वाला पर भोजन पकाना, तो यह गलत होगा। मतलब कि यही वाला सही होगा जो कि गैस को अत्यधिक नष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा है कि कारण बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह सब आप देख लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी इस नए चैनल पे हैं, और बाकी बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो लेकर आएँ वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। बाकी जो भी प्रश्न, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।